हेलो एवरीवन। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी से कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा कंपनी लॉ को। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में बैकग्राउंड्स के बारे में पढ़े थे कि अगर जो 1956 में एक्ट जो बनाया गया था कंपनी एक्ट और 2013 में क्या चेंजेस देखने को मिले, और हमारा मेन जो टॉपिक है वो हमारा कॉर्पोरेट पर्सनालिटी यहाँ से स्टार्ट होगा बेटा। बेसिकली कॉर्पोरेट पर्सनालिटी मतलब कंपनी को कॉर्पोरेट पर्सनालिटी बोला गया है। इस टॉपिक में हम लोग कंपनी के बारे में डीप में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक्चुअल में कॉर्पोरेट पर्सनालिटी क्या होता है, मतलब कंपनी क्या होती है, उसके वर्ड कहाँ से आए हैं, कंपनी नाम कैसे पड़ा, उसके क्या फ्रेमवर्क्स है, क्या प्रोविजंस है, ये सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी इज़ अ fiction of a law. It is an artificial personality. आर्टिफिशियल पर्सनालिटी मतलब क्या होता है बेटा, इसमें बताया गया है कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि लीगल जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी ये विजिबल थिंग है, वैसे ही कंपनी नाम की कोई पर्सन नहीं है। ठीक है, मतलब अगर मैं रिलायंस कंपनी की बात करूँ तो रिलायंस कंपनी नाम का कोई पर्सन नहीं है। हमारे को रिलायंस कंपनी की जो स्ट्रक्चर है वो हमारे को बिल्डिंग दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि रिलायंस कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ के द्वारा बनाया गया है। एक्चुअल में उसके नाम का कोई एग्जिस्टेंस में कोई पर्सन नहीं है, इसीलिए ये क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी है। गिवन टू कॉरपोरेशन वेयर बाय certain rights and a duty are attributed to it। तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उसके लिए कुछ राइट्स बनाए गए हैं जिसको हम एक्ट के अंदर में कवर करेंगे। जो एक्ट हमारा कंपनी एक्ट 2013 है उसमें हम ये सब चीज़ों के डिटेल में डिस्कशन करेंगे और इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि कॉर्पोरेट पर्सनालिटीज़ में कंपनियों को, मतलब कॉर्पोरेट पर्सनालिटी बोले तो मतलब कंपनियां, तो कंपनियों को क्या क्या राइट्स दिए गए हैं। अ कॉर्पोरेशन हैज़ पर्सनालिटी ऑफ इट्स ओन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल। तो मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है, कंपनियों का जो एग्जिस्टेंस है और किसी इंडिविजुअल का जो एग्जिस्टेंस है, दोनों में क्या है, बहुत सारे डिफरेंस है। अ कॉरपोरेशन कैन सू एंड कैन बी सूड, मतलब वो किसी के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकती है और कोई उस कंपनी के ऊपर भी केस फाइल कर सकता है। ठीक है। अ कॉरपोरेशन कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉरपोरेशन कैन हैव प्रॉपर्टी एंड राइट्स एंड ड्यूटीज। और बेटा कंपनियां खुद अपने नाम से भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है। अब खरीदेगा कौन, उसके बिहाफ में कौन साइन करता है, कंपनी का डायरेक्टर, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। कंपनी का डायरेक्टर्स कौन होता है, कंपनी का शेयर होल्डर्स कौन होता है। एंड द ड्यूटी लाइक नेचुरल पर्सन, कॉरपोरेशन कैन एक्ट ओनली थ्रू इट्स एजेंट। तो कंपनी का एजेंट कौन है, कंपनी का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है, कंपनी का डायरेक्टर। इट डज नॉट डाई इन वे ऑफ नेचुरल पर्सन, और ये जैसे कंपनियों का अंत या फिर में एंड पॉइंट क्या होगा, जैसे इंसान की डेथ होती है वैसे कंपनियों की जो डेथ होती है वो भी बेटा कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन से होगी। मतलब अगर कंपनी को क्रिएट किया गया है कंपनी के लॉ से, तो कंपनी का एंड भी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन से होगा। द लॉ प्रोवाइड स्पेशल प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कॉरपोरेशन। तो मतलब इसमें ये भी बात बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि अगर कंपनी को बंद करना है तो उसके लिए भी अलग प्रोसीजर बनाई गई है कंपनी को बंद करने के लिए। ठीक है, ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। अब इसके मेन टॉपिक पे आते हैं कि कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 2013 क्या बताया गया है और उसके क्या क्या राइट्स दिए गए हैं। There are many different form of business like sole proprietorship, partnership firm, Hindu undivided family,
business limited liability partnership act, etc. But a company form of business has a certain advantages over another form of business, like a limited liability, perpetual succession, separate legal entity, एक्सेट्रा। तो बेटा ये पहली बात ध्यान से समझिए, ये वर्ड्स है क्या। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से भी ये सब चीज़ें पढ़े हैं कि अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें पहले जो व्यापार करते हुए आ रहे थे नॉर्मल टाइप था बेटा वो सोल ट्रेडिंग का। फिर हमारे को देखने को मिला कि अगर एक से ज़्यादा पर्सन व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनरशिप भी एक टाइप का बिजनेस होता है। उसके बाद में अगर कोई जॉइंट हिंदू फैमिली का मतलब होता है जो परंपरागत बिजनेस चलते हुए आ रहा है, जिसमें कंपनी के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं जनरली वही बिजनेस को मैनेज करते हैं और वो सालों साल चलते हुए चलता है बिजनेस, वो है बेटा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो उसी टाइप से एक और जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़े पैमाने पे होता है उसे बोला जाता है कंपनी। इसके लिए कुछ नॉर्मल टाइप से कुछ एडवांटेजेस दिया गया है। पहली बात तो इसमें लिमिटेड लायबिलिटी बताया गया है। ये लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है, तो बेटा इसको पहले ध्यान से समझिए जो मैं पॉइंट को बता रहा हूँ। जैसे कंपनी, बाकी जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो ओनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो कंपनी के ओनर्स की लायबिलिटीज़ क्या है बेटा, लिमिटेड। तो ये लिमिटेड क्या होता है, जैसे किसी शेयर होल्डर ने कंपनी के, ध्यान से समझिएगा, कंपनी के शेयर होल्डर ने 100 रुपये का शेयर परचेस किया, तो कंपनी एट ए टाइम पूरे 100 रुपये कंपनी अपने इन्वेस्टर से या शेयर होल्डर से नहीं लेती। मतलब कंपनी को जब उसने एप्लीकेशन दिया तो कंपनी उससे 25 रुपये, फिर कंपनी ने उनको शेयर अलॉट करी तो 25 रुपये, और कंपनी ने फिर कॉल करी तो 50 रुपये। इस टाइप से कंपनी 100 रुपये टुकड़े टुकड़े में वसूलती है, ठीक है। अब लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है, अगर कंपनी किसी शेयर होल्डर ने कंपनी को 50 रुपये दिया है, ध्यान से समझिएगा, कंपनी को कितने रुपए दिया है अभी तक, 50 रुपये दिया है, तो कंपनी को और कितने रुपए देने की लायबिलिटी है, और बचे हुए 50 रुपये। तो कंपनी अगर करोड़ों रुपए से भी डूबती है बेटा तो लायबिलिटी केवल 50 रुपये की है, और कंपनी के जो शेयर होल्डर है उसे 50 रुपये ही देना है। इसे ही बोला जाता है लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। जितने के शेयर परचेस किया है उतनी की ही लायबिलिटी है, उससे ऊपर की नहीं। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है बेटा कि अगर कोई बिजनेस में कोई शेयर होल्डर आए, कंपनी का कोई डायरेक्टर आए या उनकी डेथ हो जाए तो बिजनेस के एग्जिस्टेंस में कोई भी फ़र्क नहीं होता। अगर मैं बात करूँ बेटा सोल ट्रेडिंग की, तो वहाँ पर हमारे को देखने को मिलता है कि कोई भी बिज़नेस को बहुत लंबे समय तक चलाना पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि उसका रीज़न ये होता है जो कंपनी का सोल ट्रेडर्स होता है उसकी कहीं ना कहीं फ्यूचर में कहीं वर्किंग करते करते डेथ हो गई तो उसके जो बिज़नेस है, जो उसकी एंटिटी है, वो आगे ज़्यादा सर्वाइव नहीं हो पाती और बिज़नेस बंद हो जाता है। लेकिन ऐसा कंपनी एक्ट में पॉसिबल नहीं है। और कंपनी के जो भी शेयर होल्डर है, कंपनी के जो भी ओनर है, वो आते हैं जाते हैं, लेकिन कंपनी की वर्किंग कंटिन्यूसली चलती रहती है। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है हर कंपनियों को स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशन से फ्रेम किया जाता है, बनाया जाता है। इसका मतलब ये भी है कि अगर कंपनी को स्टार्ट करना है तो इसके लिए सेपरेट रूल्स एंड रेगुलेशन से कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। इसीलिए ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्योंकि इनको सेपरेट रूल्स एंड रेगुलेशन से क्रिएट किया गया है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट आइए, इसमें मीनिंग को समझते हैं इसके कि कंपनी क्या है, इसका वर्ड कहाँ से डिनोट किया गया है। The word company has been derived from the Latin word made from two words, cum and nis. The word cum in a Latin means with or together, and the other word panis in Latin word means a bread. Hence, a company means एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन। पहले बात ध्यान से समझिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब
एक पर्सन का काम नहीं है, यहाँ पर एक से ज़्यादा पर्सन कलेक्ट होंगे, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्ट 1 पर्सन कंपनी को ध्यान रखिएगा। क्यों बोला गया? क्योंकि 1 पर्सन कंपनी सिंगल पर्सन ओनरशिप कहलाती है, और सिंगल पर्सन ओनरशिप भी कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। who took their meal together in a common parlance, the meaning of company form of business can be understood and as an association of person formed for the purpose of carrying on some business or undertaking. A company is a body corporate having a separate legal entity having status separate from its member constituting it. अब इसको समझिए। पहली बात तो क्या बोलना चाह रहा है कि जो इसके मेंबर्स का एग्जिस्टेंस है वो कंपनी के एग्जिस्टेंस से अलग है। तो ये बेटा बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इसके लिए। तो पहले समझते हैं इसको। जैसे हम लोगों ने अभी तक ये पढ़े हैं, ये जानते हैं कि कंपनी को या फिर और भी जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसका एग्जांपल लेता हूँ। जैसे सोल ट्रेडिंग की बात करूँ तो इस सोल ट्रेडिंग को रन करने वाला, जैसे यहाँ पर एक सोल ट्रेडर है बेटा, ये उसका बिजनेस है, ये उसका बिजनेस है। तो ये सोल ट्रेडिंग को रन करने वाला कौन? ये बिजनेसमैन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पार्टनरशिप, यहाँ पे 2 पर्सन आ गए, अब ये पार्टनरशिप को भी रन करने वाला, ये दोनों पार्टनर्स है। ठीक है, मतलब शॉर्टली देखा जाए तो ये दोनों कौन है? कंपनी के ओनर है। ये कौन है? कंपनी के ओनर है। और कंपनी का ओनर ही किसको मैनेज करता है? कंपनी को मैनेज करता है। नॉर्मल लैंग्वेज में कंपनी का मतलब यहाँ पे पार्टनरशिप की बात बताया, सोल ट्रेडिंग की बात बताया। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कंपनी की, ठीक है, अगर मैं बात करूँ कंपनी की, तो यहाँ पर बेटा बहुत सारे, जैसे यहाँ पर ये एक शेयर होल्डर हो गया, दूसरा शेयर होल्डर हो गया। मेरी डिज़ाइन पे मत जाना, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने की आप कोशिश करना। ऐसे यहाँ पे बेटा बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे शेयर होल्डर्स हैं। अब कंपनी के इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, अब इनमें से जितने भी यहाँ पे शेयर होल्डर्स आपको दिख रहे, इनमें से जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो कुछ ही होंगे। जैसे कंपनी के 2 रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया गया। ठीक है, अब कंपनी की वर्किंग को कौन चलाएंगे? ये 2 रिप्रेजेंटेटिव। मतलब ये शेयर होल्डर है, ये कंपनी के एक्चुअल ओनर है। ये कंपनी के कौन है? एक्चुअल ओनर। लेकिन एक्चुअल ओनर बिजनेस कर रहे हैं क्या? नहीं। कौन बिजनेस कर रहा है? कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव। जो कंपनी के कौन है बेटा? ये कंपनी के कौन कहलाएंगे? कंपनी के डायरेक्टर्स कहलाएंगे। कौन कहलाएगा कंपनी के? यही कंपनी के कौन है बेटा? डायरेक्टर्स। आई बात समझ में? तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये देखने को मिलेगा कि जो कंपनी के ओनर्स है वो एक्चुअल में कंपनी की वर्किंग नहीं संभाल रहे। कौन संभाल रहा है? कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव। तो देखो यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। लीगल एंटिटी हैविंग अ स्टेटस सेपरेट फ्रॉम मेंबर कॉन्स्टिट्यूटिंग इट। सेपरेट फ्रॉम मेंबर मतलब कंपनी के मेंबर कंपनी के बिजनेस को मैनेज नहीं करते। कंपनी के कौन मैनेज करता है? कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कंपनी का शेयर होल्डर। वो कंपनी का ओनर होते हुए भी कंपनी की वर्किंग को नहीं समझाता, मतलब हैंडल करता। उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसे क्या बोला जाता है? डायरेक्टर। शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं बेटा? कंपनी के डायरेक्टर। वो कंपनी को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। ठीक है, in common law, a company is a legal person or a legal entity separate from capable of surviving beyond the life of its member। मतलब यहाँ पे बात बिल्कुल क्लियर है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल को समझाया कि कंपनी के मेंबर्स मतलब कंपनी के ओनर्स हालांकि जिंदा है, वो मरे नहीं हैं, डेथ नहीं हुई है, लेकिन तो भी उनके बिहाफ में कौन कंपनी को मैनेज करेगा? कंपनी के डायरेक्टर्स। कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस
7 or more person where the company टू बी फॉर्म इज़ टू बी पब्लिक कंपनी। तो बात बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे 7 या 7 से ज़्यादा मेंबर जो कंपनी के रहेंगे, ठीक है। कौन सी कंपनी के लिए बताया गया है? पब्लिक कंपनी के लिए। तो बात बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे अगर कोई पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करना है तो 7 या 7 से ज़्यादा पर्सन्स होने ज़रूरी है। और अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूँ, प्राइवेट कंपनी में कितने होना? 2 और मोर, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा। Any person where the company to be formed is to be one person company, that is to say a private company, by subscribing their name on his name to be made to a memorandum and comply with the requirement of this act in respect of registration section 3 अंडर क्लॉज, या सब सेक्शन भी बोला जाता है। अंडर क्लॉज जनरली वर्ड है बेटा, इसको सब सेक्शन भी बोला जाता है, लेकिन सब सेक्शन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में लॉ इसके लिए परमिट नहीं करता। इसको पढ़ा जाता है सेक्शन 3 अंडर क्लॉज 1, इसको एक्चुअल में ऐसा पढ़ा जाता है अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन कौन से एक्ट में होता है? सेक्शन 3 अंडर क्लॉज 1। नेक्स्ट आइए इसमें सेक्शन 3 अंडर क्लॉज 1 के बारे में हम लोग और डिटेल में देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें बताया गया है। लॉफुल पर्पस फॉर विच दे शुड एसोसिएटेड देमसेल्फ। तो कंपनी एक्ट में बताया गया है कि अगर कोई कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है तो उसका रीज़न क्या है। तो पहली बात तो ये है कि वो लॉफुल पर्पस होना चाहिए। लॉफुल पर्पस का मतलब होता है कोई भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो लीगल तौर की एक्टिविटीज़ के लिए हुआ हो। मालूम पड़ा कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन किए गए हैं लेकिन वो स्मगलिंग करने के लिए किया गया है और भी पैसों की हेर फेर करने के लिए किया गया है, तो ऐसी कंपनी एक्ट में इस टाइप की कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई भी प्रोविजंस नहीं है। promoters of company, at least 7 in case of public company, at least 2 in case of private company and 1 in case of one person company। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोगों के का प्रोविजंस है, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 है, और 1 पर्सन कंपनी है तो मिनिमम 1 पर्सन एटलीस्ट होना चाहिए। प्रोमोटर्स must subscribe their name to the memorandum of association of the company। तो और कंपनी के मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करने वाला, सब्सक्राइब वो करता है बेटा जो कंपनी के शेयर को परचेस करता है। तो कंपनी का शेयर को परचेस करने वाला पहला पर्सन ही कौन होता है? कंपनी का प्रमोटर, ठीक है। Promoter must comply with the requirement of the Company Act 2013 इन रिस्पेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। तो बेटा कंपनी एक्ट के रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ही कंपनी के प्रमोटर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। द मिनिमम पेड अप कैपिटल मस्ट बी ₹1 लाख इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1 लाख, मतलब एटलीस्ट 1 लाख रुपए की कैपिटल रहेगी तो प्राइवेट कंपनी स्टार्ट होगी। और बेटा ये अगर पब्लिक कंपनी की बात करूँ तो पब्लिक कंपनी में बताया गया है मिनिमम 5 लाख, मतलब अगर इससे कम हुई तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी ROC अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 396 of the Company Act 2013 by the Ministry of the Corporate Affairs। तो बेटा अब जो भी वर्किंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब MCA के अंडर में होगा। इज वेस्टेड इन द प्राइमरी ड्यूटी रिगार्डिंग द कंपनी ऑफ इंश्योरिंग दैट सच कंपनी कंप्लाई विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मतलब होता है लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल करेगी तो वो उसका रजिस्ट्रेशन होगा। नेक्स्ट इसमें The Act, the company shall be registered with a ROC of the state under, वर्ड पहले ध्यान से समझिए, रजिस्टर्ड कहाँ हो रही है? ROC के पास, और विद इन अ स्टेट, विद इन अ स्टेट मतलब हर जगह का अलग अलग ROC है।
जैसे महाराष्ट्र में अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसके लिए बेटा 2 ROC डिसाइडेड है, एक है मुंबई में एक ROC है और एक है पुणे, ठीक है। प्रपोज्ड कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस विल बी सिचुएटेड, मतलब कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ रहेगा वहाँ पर ही कंपनी का मतलब वहीं के ROC में कंपनी रजिस्टर्ड होगी। नेक्स्ट आते हैं डेफिनेशंस को समझते हैं कि डेफिनेशन क्या बोलती हैं। इसमें मैं बेटा कंपनी एक्ट की डेफिनेशन को रीड करके समझा के दे रहा हूँ आपको, हालांकि बहुत अलग अलग भी डेफिनेशन है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। कंपनी एक्ट 2013 की डेफिनेशन देखते हैं, सेक्शन 2 अंडर क्लॉज 20, द कंपनी हैज़ बीन डिफाइंड एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट या कंपनी लॉ। तो पहले बात ध्यान से समझिए, तो कंपनी हैज़ बीन डिफाइंड इन अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड मतलब कंपनी जो रजिस्टर्ड है, कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड है कि ये एक्ट जो एक्ट दिस एक्ट बोले तो कंपनी एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब है अगर कोई कंपनी 1956 में भी रजिस्टर्ड है तो भी वो इस कैटेगरी में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते बेटा, इसमें इसके फीचर्स की तरफ कंटिन्यू करेंगे बेटा। इस लेक्चर्स में हम लोगों ने कंपनीज़ के बारे में समझने की कोशिश की है और कंपनी क्या होती है, उसके लिए क्या फ्रेमवर्क है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये वो मतलब कंपनी नाम कहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कंपनी के नेचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।